आप सभी का स्वागत है हमारे विद्यालय के YouTube चैनल पर। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि कवक क्या होता है और कवक के बारे में जाना, और हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था कवक का जनन यानी रिप्रोडक्शन इन फंगी। तो फंगी के अंतर्गत हमने बताया कि कवक में मुख्यतः 3 प्रकार के जनन होते हैं, जिसमें पहला था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन के अंतर्गत हमने बहुत सारे जनन को देखा, जिसमें से कुछ प्रमुख थे विखंडन, विभाजन, मुकुलन आदि कई प्रकार के कायिक जनन के अंतर्गत जो है आते हैं। ये कवक के अंतर्गत आने वाले जनन की प्रमुख विधियाँ हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है अलैंगिक जनन, जिसको हम बताएंगे अलैंगिक जनन क्या होता है और इसके द्वारा किस प्रकार से कवक में जनन होता है। तो अलैंगिक जनन जिसे हम अंग्रेजी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। बच्चों, अलैंगिक जनन के अंतर्गत किसी भी प्रकार के लिंगों की भिन्नता नहीं रहती, यानी कवक के अंदर कौन सा नर भाग है कौन सा मादा भाग है यह वास्तव में पता करना बहुत ही मुश्किल है। या हम कह सकते हैं कि कवक के अंतर्गत कोई स्पष्ट विभेदीकरण नहीं होता कि कौन सा कवक नर है कौन सा कवक मादा है। यह सिर्फ उनके बीजाणुओं के गमन के ऊपर हम निर्धारित करते हैं कि जो बीजाणु गमन करता है, गमनशील होता है, वही बीजाणु नर के रूप में या हम पॉजिटिव कवक के रूप में हम उसे संज्ञा देते हैं और उसे हम नर मान लेते हैं। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन में। तो अलैंगिक जनन के रूप में मुख्य रूप से कई प्रकार के जनन आते हैं, जिसके अंतर्गत पहला है बाइजूस्पोर, इसे हम चल बीजाणु गमन कहते हैं। चल बीजाणु गमन। अब इस प्रकार के जनन के अंतर्गत कवक जो है वो अपने जीव द्रव्य से एक बीजाणु जैसी संरचना को बनाता है, यानी केंद्रकों के विभाजन के फलस्वरूप यह एक कवक है। अगर ये कवक का एक जाल है जिसका एक छोटा सा हिस्सा है, इसमें क्या होता है, इसकी कोशिकाएं विभाजित होती हैं और एक बीजाणु के रूप में एक छोटे से कोशिका को अपने से अलग करते हैं। यह कोशिका जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर वहाँ नए कवक के रूप में अंकुरित हो जाता है। यह क्रिया जो है चल बीजाणु गमन कहलाता है, जिसके अंतर्गत कवक के द्वारा निर्मित एक नई कोशिका, नवद्रव्यी कोशिका जो है वह मातृ कवक से अलग होकर अलग से जाकर अन्यत्र जगह पर अंकुरित होती है, चाहे वो हवा, जल या जंतु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और अंकुरित होकर नया कवक जाल बनाती है। दूसरा बात करते हैं, इसके अंतर्गत आने वाला है हमारा अचल बीजाणु गमन। तो चल बीजाणु गमन का बच्चों एक सिंपल उदाहरण है सेप्रोलिग्निया। इसका एग्जाम्पल है सेप्रोलिग्निया। इस जाति के कवक में अक्सर चल बीजाणु गमन होता है और यह जो है ऐसी जगह पर पाया जाता है जहाँ पर मौसम बहुत प्रतिकूल होता है, यानी
आज बारिश है, आज पानी की सुलभता है या नमी है, और अगले ही 1-2 हफ्ते या महीने बाद वहाँ सूखा की स्थिति होती है। ऐसी दशा में इस जगह पर बीजाणु जनन होने की बहुत ज़्यादा संभावना, चल बीजाणु जनन होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। दूसरा आता है अचल बीजाणु जनन। इसमें भी बच्चों वही है, कवक के बीजाणु धानियों में कई प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है, लेकिन यह बीजाणु गमनशील नहीं होता है। यह बीजाणु जो है उसी स्थान पर रहकर ही अंकुरित हो जाता है और अंकुरण के पश्चात जो है नया कवक जाल बनाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम यह एक लाइन जान सकते हैं कि यह बिना गमन कि उसी स्थान पर अंकुरित होता है। बीजाणु धानी के अंतर्गत बच्चों बीजाणु का निर्माण होता है, और वह बीजाणु जो है बिना गमनशील यानी काफ़ी भारी होता है और बड़ा होता है और अस्थिर होता है। इसमें गमन के लिए कोई अतिरिक्त उपांग या फिर कोई थ्रेड्स मौजूद नहीं होते हैं, जिसके कारण वह गमनशील हो। अतः यह उसी स्थान पर जो है रहकर अंकुरित होकर नए कवक जाल के रूप में विकसित होता है। तीसरा बच्चों आता है हमारा कोनोडिया। कोनोडिया कोनोडिया के अंतर्गत बच्चों क्या होता है कि कवक के धागे रूपी संरचनाओं के ऊपर जगह जगह बबल्स के रूप में उभार उत्पन्न होते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार से बच्चों, यह जो उभार है बच्चों, यही उभार अलग होकर नए कवक के रूप में, प्रत्येक उभार जो है अलग होकर नए कवक के रूप में विकसित होता है और नया कवक जाल बना लेता है। इस प्रकार के जनन विधि को कोनोडिया विधि कहते हैं। और इसका उदाहरण बच्चों, अचल बीजाणु गमन का उदाहरण जो है वो आप म्यूकर एग्जाम्पल में म्यूकर या राइजोपस लिख सकते हैं। और कोनोडिया का बच्चों उदाहरण जो है पाइथियम। पाइथियम नामक कवक की जो प्रजाति होती है वह कोनोडिया विधि से अधिकतम जनन करती है। इसके बाद हम आते हैं, यह तो बच्चों था अलैंगिक जनन की मुख्य विधि। अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन की मुख्य विधि के ऊपर कि लैंगिक जनन में किस प्रकार से ये जनन करते हैं। तो बच्चों मैं पहले ही आपको बताना चाहूँगा कि लैंगिक जनन के अंतर्गत कवक में सिर्फ और सिर्फ जो युग्मक बन रहे होते हैं वो युग्मक अगर गमनशील हैं तब तो उन्हें हम नर युग्मक की श्रेणी में रखते हैं। अगर वो गमनशील नहीं है, वो स्थिर हैं, तो हम इन्हें जो है मादा युग्मक की श्रेणी में रख देते हैं। ठीक है। अब रही बात लैंगिक जनन में, तो विशेष परिस्थितियों में
कुछ कवक के अंदर युग्मक धानियाँ विकसित होती हैं और इन्हीं युग्मक धानियों में नर युग्मक धानी के अंतर्गत नर युग्मक और मादा युग्मक धानी के अंतर्गत मादा युग्मक जो है वो विकसित होते हैं। अब नर युग्मक के गमन और उनके साइज के आधार पर यह मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहले ये जान लेते हैं समयुग्मकी। असमयुग्मकी और तीसरा होता है विषमयुग्मकी। ये क्या होता है बच्चों, जहाँ पर युग्मक जो है यानी नर युग्मक और मादा युग्मक साइज में बिल्कुल समान हो, इस प्रकार के समायोजन को हम समयुग्मकी समायोजन कहते हैं और इसे हम लैंगिक जनन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी युग्मक धानी में यह एक युग्मक बन रहा है, ठीक है, जो गमनशील है, फ्लैजेला के द्वारा गमनशील है और यह गमन करते हुए किसी मादा के युग्मक के पास जाता है और मादा युग्मक जो है बिल्कुल इसी के ही साइज का है। अगर यह बिल्कुल उसी के साइज का है और यह गमन करके यहाँ जा रहा है तो यह होता है नर युग्मक और यह होता है मादा युग्मक। अब यहाँ दोनों ही चूंकि समान हैं, अतः इस प्रकार के संयुग्मन को हम समयुग्मकी संयुग्मन कहते हैं और जो कि लैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से बच्चों असमयुग्मकी में क्या होता है कि नर युग्मक छोटा होता है और मादा युग्मक उससे बड़ा होता है। यह असमयुग्मकी हो गया, जिसके अंतर्गत क्या होता है, एक बहुत ही छोटा होगा और दूसरा बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से विषम युग्मकी में दोनों की संरचनाएं अलग अलग होंगी बच्चों, ठीक है। नर युग्मक कुछ दूसरे आकृति का होगा और मादा युग्मक भी कुछ दूसरे आकृति की होगी। इस प्रकार से दोनों की ही रचना जो है एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होगी। इस प्रकार के संयुग्मन को हम विषम युग्मकी कहते हैं। अब बात करते हैं लैंगिक जनन के प्रकारों की, या मुख्य रूप से कह सकते हैं कि लैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लैंगिक जनन के विषय में हम एक लाइन जान लेंगे कि यह किस प्रकार से होता है। तो लैंगिक जनन की परिभाषा के रूप में बच्चों हम यह सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं कि यह दो भिन्न लैंगिक इकाई के संयोजन से बनता है। यह दो भिन्न लैंगिक इकाई के संयोजन से बनता है, इसे हम लिखते हैं पूर्ण होता है। जिसमें नर युग्मक के अंतर्गत यानी नर युग्मक धानी में
नर युग्मक धानी में नर युग्मक का विकास होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक धानी में मादा युग्मक का विकास होता है और इन्हीं के परस्पर संयुग्मन से जो है लैंगिक जनन पूरा होता है। अब बात करते हैं लैंगिक जनन के प्रकार की। तो लैंगिक जनन के अंतर्गत बच्चों पहला प्रकार है चल युग्मकीय संयुग्मन। तो चल युग्मकीय संयुग्मन मैंने वही बताया कि जिसमें नर युग्मक जो है वो नर युग्मक धानी से निकलकर मादा युग्मक धानी के मादा युग्मक के पास जाकर संलयित होता है, वह चल लैंगिक जनन के अंतर्गत आता है या चल युग्मकीय संयुग्मन के अंतर्गत आता है। तो पहला इसकी हेडिंग है चल युग्मक संयुग्मन। चल युग्मक संयुग्मन में हम लिख सकते हैं यह नर युग्मक धानी से नर युग्मक का निकलकर मादा युग्मक से संलयित होना, संयुग्मित होना या संलयित होना। ठीक है बच्चों। और इसका एग्जाम्पल जो है वो एलोमाइसीज कवक, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है इसका, एलोमाइसीज। ठीक है बच्चों, यानी एलोमाइसीज जो है जिसके अंतर्गत नर युग्मक धानी से नर युग्मक का विकास होता है, यही नर युग्मक जो है गमन करते हुए मादा युग्मक धानी के पास जाता है और जाने के दौरान जो होता है वो उससे संयुग्मित होता है। संयुग्मित होने से लैंगिक जनन की यह प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। इसके बाद दूसरा हमारा आता है युग्मक धानी संलयन। तो बच्चों युग्मक धानी संलयन के अंतर्गत नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ किसी प्रकार का युग्मक नहीं बनता है, सिर्फ युग्मक धानी सीधे एक दूसरे के संपर्क में आती है। ठीक है। दूसरा आता है युग्मक धानी संलयन। युग्मक धानी संलयन के अंतर्गत बच्चों सीधे युग्मक धानी, यहाँ हम एक लाइन में समझ सकते हैं इसको, सीधे युग्मक धानी आपस में संयुग्मित होती है। ठीक है बच्चों। इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी कवक का ये युग्मक धानी है बड़ी सी, जिसके अंदर कई सारे स्पोर्स या फिर कई सारे केंद्र विभाजन के दौरान युग्मक बने हुए हैं। ठीक है। इस प्रकार से युग्मक जो है पॉजिटिव और निगेटिव के रूप में जो है वह आपस में संयुग्मित हो जाते हैं। दोनों के युग्मक जो है युग्मक धानी जो है वो आपस में संयुग्मित होते हैं और इस प्रकार से लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण होती है। तीसरा जो है युग्मक धानी
संयुग्मन होता है। बच्चों, संलयन और संयुग्मन में थोड़ा सा ही अंतर है। संलयन के अंतर्गत बच्चों क्या होता है कि दोनों के जीव द्रव्य एक ही में मिल जाते हैं और एक युग्मक धानी यानी नर युग्मक धानी जो होता है वह नष्ट हो जाता है। इसका जीव द्रव्य यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है और यह बाद में नष्ट हो जाता है। जबकि संयुग्मन में क्या होता है, दोनों ही आपस में संयुग्मित होकर मिल जाते हैं। यानी तीसरा जो एग्जाम्पल है बच्चों, तीसरा जो प्रकार है हमारा युग्मक धानी तीसरा प्रकार आता है युग्मक धानी संयुग्मन। तो संयुग्मन में युग्मक धानी मिलकर एक हो जाते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ क्या है, जीव द्रव्य एक का जीव द्रव्य मिलकर एक का जीव द्रव्य दूसरे से मिलकर एक हो जाता है और जिसका जीव द्रव्य बच्चों ट्रांसफर होता है वह खाली होने के दौरान जो है सूख कर नष्ट हो जाता है। यह यहाँ से यहाँ गया इसका जीव द्रव्य और यह सूख जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर क्या है, युग्मक धानियों का संयुग्मन हो जाता है। चौथा आता है बच्चों अचल पुंगड़ू प्रकार है, ये अचल पुंगड़ू। इसमें क्या होता है, नर युग्मक जो धानी के रूप में, यानी नर युग्मक धानी जो था, नर युग्मक धानी के जगह जो है नर पुंगड़ू का विकास होता है, यानी एक प्रकार से परागकण के रूप में। और वही परागकण जो है आगे चलकर मादा के युग्मक से संपर्क करके विलीन होता है और इस प्रकार से यह संपन्न होता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम लोग कवक के लाभ और उसके अन्य उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे। आज के सेशन में जो भी आपको चीज़ें न समझ में आई हो वो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।